नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी से बड़ी खबर है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल, उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल रहने वाली है। दूसरी लिस्ट को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। तो इस बैठक में राजस्थान की बची हुई सीटों पर चर्चा संभव है। लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर के चर्चा होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा सीटों को लेकर के प्रत्याशियों के नामों पर कल चर्चा होगी। महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की कल होने जा रही है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी करने के बाद अब दूसरी लिस्ट की तैयारी शुरू कर दी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि पार्टी जल्द ही अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। और अब जानकारी यह आ रही है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति शाम को सोमवार को बैठक करेगी, जहां गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना की बची हुई लोकसभा की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर के चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 12 मार्च को गुजरात और राजस्थान का दौरा करेंगे और 85,000 करोड़ के अधिक की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और इस दौरान वे साबरमती आश्रम भी जाएंगे, जहां पर वे कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के पोखरण में त्रिसेवा लाइव फायर और भारत शक्ति युद्धाभ्यास के गवाह भी बनेंगे। तो 12 मार्च का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जाएगा। साबरमती आश्रम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं जिस पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को पाला पोसा, अब वही आतंकी उस पाकिस्तान के लिए नासूर बन गए हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान खुद अपने आतंकियों का शिकार बन गया है। यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में जितना विस्फोटक चुनाव था, जितनी मतगणना में मारामारी मची, उससे ज्यादा खून खराबा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ताजपोशी के बाद मचने वाला है। कंगाल पाकिस्तान में चुनाव हुए, चुनाव पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पाकिस्तान की हालत और रसातल में पहुंच गई है। शहबाज शरीफ के नए वजीर आजम बनते ही विरासत में नया टेंशन मिल गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया को आतंकवाद से दहलाने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंकवाद का शिकार हो गया है। उसके पाले पोसे आतंकी अब उसी के गले की फांस बन गए हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों ने 2023 में सबसे ज्यादा हमले पुलिस पर, उसके बाद पाकिस्तान की फौज पर किए हैं। आतंकियों के साथ बढ़ाए भाईचारे ने पूरे पाकिस्तान को लाइन में लगा दिया है, अंगूठा छाप बना दिया है। यह कोई मजाक नहीं, पाकिस्तान की सच्चाई है। पाकिस्तान की जनता किसी न किसी लाइन में लगी नजर आती है, कभी आटे की तो कभी चीनी की। और अब हालत यह है कि उन्हीं आतंकियों ने पाकिस्तान के खिलाफ बारूद बिछाना शुरू कर दिया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान इस बार की लिस्ट में 3 अंक बढ़कर चौथे नंबर पर आ गया है, जबकि भारत में आतंकवाद घटा है और भारत 1 अंक घटकर 14वें स्थान पर आ गया है। पाकिस्तान में चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बना, वो तालिबान की बातें करता रहा, आतंकियों को ग्लोबल मंचों पर डिफेंड करता रहा, लेकिन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की हालत तालिबान की हुकूमत वाले अफगानिस्तान से भी खराब है। पूरा का पूरा पाकिस्तान टेरर हाईवे बना हुआ है। टारगेट किलिंग और खून खराबा भी बढ़ता जा रहा है। हत्या, गोलीबारी, अपहरण, आतंक का साया, गुंडागर्दी,
आतंकियों की खुली धमकी से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। जो मुल्क दाने दाने को मोहताज है, जिस मुल्क में तंगहाली के सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं, कर्जों पर पलने वाले पाकिस्तान में आलम यह है कि लोग आटा और दाल की जगह बारूद पकड़ने को मजबूर हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 इसी तरफ इशारा करता है। पाकिस्तान में साल 2023 में आतंकवाद की 490 घटनाएं हुई, जिसमें 689 लोग मारे गए और 1173 लोग घायल हुए। इस आतंकवाद के पीछे सबसे बड़ा हाथ आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का रहा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) 2023 में पाकिस्तान में आतंकवाद से हुई 42% मौतों के लिए जिम्मेदार है। TTP के एक सुसाइड बॉम्बर ने पेशावर की एक मस्जिद में विस्फोट किया, जिसमें 84 लोग मारे गए जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। पाकिस्तान में साल 2023 का यह सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। वहीं BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने का दावा करती है। बलूचिस्तान अफगानिस्तान और ईरान से सीमा साझा करता है। BLA पाकिस्तान के हुक्मरानों पर यह आरोप लगाता रहा है कि वो इस इलाके के प्राकृतिक संसाधनों को दोनों हाथों से लूट रहा है। साथ ही बलूच आबादी के खिलाफ सौतेला सलूक किया जाता है। हालांकि पाकिस्तान इन आरोपों को खारिज करता रहा है। वैसे तो पाकिस्तान आतंकियों से अपनी मोहब्बत को भी खारिज करता रहा है, लेकिन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 ने एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय माणिकराव को शपथ दिलवाई। तो आपको बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में आज ये शपथ ग्रहण हुई, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को शपथ दिलाई। That I will uphold the sovereignty and integrity of India, freely and faithfully, and to the best of my ability, knowledge, and judgment. That I will duly. तो वहीं वलसाड के सरीगाम GIDC इलाके में स्थित एक कंपनी में भीषण आग लगने की खबर है और इस दौरान आग लगने की सूचना जब दमकल को मिली तो दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि आग कैसे लगी अभी तक वजहों का पता नहीं चल सका है, लेकिन तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। काबू पाने की कोशिश अभी भी लगातार जारी है। वलसाड गुजरात का ये पूरा मामला है, जहां पर भीषण आग का तांडव देखने को मिला। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन रह रहकर आग की लपटें अभी भी नजर आ रही हैं और ये धुएं का गुबार आप आसमान में उड़ता हुआ देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। राजधानी दिल्ली में बोरवेल में गिरे युवक का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। NDRF और पुलिस की टीम युवक को बचाने में जुट गए हैं। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के केशवपुर मंडी का यह इलाका है, जहां NDRF और पुलिस की टीम ने रात से ही डेरा डाला हुआ है। मशीनों की मदद से गड्ढा खोदने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, क्योंकि करीब 40 फीट के बोरवेल में एक युवक गिर गया, जिसे बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। केशवपुर मंडी के पास जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये बोरवेल बना है। बीती रात करीब 1 बजे विकासपुर पुलिस स्टेशन को सूचना मिली थी कि बोरवेल में बच्चा गिर गया है। पुलिस के साथ साथ दमकल विभाग की 5 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। सुबह सुबह पता चला कि बोरवेल में गिरा बच्चा नहीं, कोई युवक है, जिसकी उम्र का अंदाजा 15 से 20 साल के बीच लगाया जा रहा है। बोरवेल की चौड़ाई 12 इंच बताई जा रही है। पहले बोरवेल में रस्सी भी डाली गई, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। रेस्क्यू के काम में काफी वक्त लग सकता है। बच्चा नहीं, छोटा बच्चा नहीं है, ये जो है लगभग 18-20 साल का, 15-20 साल का ये शख्स हो सकता है। अच्छा, ये अभी कोई मूवमेंट है सर? कुछ मूवमेंट के बारे में NDRF वाले बता सकते हैं।
हमें ज्यादा जानकारी। कितना चौड़ा है इसका? टाइम लग सकता है? ये 12 इंच का बोरवेल है, लोहे का पाइप है, उसके अंदर गिरा हुआ है सर। इसमें गहराई कितनी है? 35 से 40 फुट गहराई पे है और इसमें लगता है इसमें कई घंटे का टाइम लगेगा। बताइए इस पाइप की चौड़ाई कितनी है? 12 इंच का है बोरवेल। अब सवाल यह है कि युवक बोरवेल में कैसे गिरा होगा, क्योंकि किसी को भी प्लांट में बोरवेल के पास जाने की इजाजत नहीं है। वहीं इसके पीछे किसी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। घटना की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली की जल मंत्री आतिशी और बीजेपी की लोकसभा सीट से उम्मीदवार कमलजीत सहरावत सुबह के समय प्लांट पर पहुंचे। तो केशवपुर की इस घटना में हालांकि एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार कोशिश करती रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, इस बच्चे की मौत हो गई। वहीं नैनीताल में आज तिब्बती समुदाय के लोगों की तरफ से रैली निकाली गई। चीन के विरोध में तिब्बत के लोगों ने नारेबाजी की, भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई और इस दौरान इन लोगों ने चीन से आजादी की मांग की है। आपको बता दें कि 1959 से तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद तिब्बती समुदाय के लोग हर साल इसका विरोध करते रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी हम आपको नैनीताल की इन सड़कों से दिखा रहे हैं। चीन से मांग है कि चीन अब तिब्बत में मानव अधिकार बहाल करें और जो अत्याचार तिब्बत में कर रहे हैं उसको बंद करें और तिब्बत में जो धार्मिक संस्कृति को मिटाने की कोशिश किया जा रहा है उसको बंद करें। बिग बॉस OTT 2 के विजेता और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव और सागर ठाकुर के बीच जो समझौता हुआ है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच एक वक्त ब्रेक का हो चला है। हम फौरन हाजिर होते हैं।